प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है, एम्पियर का नियम क्या है और उसके कुछ अनुप्रयोग हम देखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को घेरने वाले जो बंद पथ के अनुदिश है, किसी यहाँ कहीं हमने धारावाही चालक रखा और उसके चारों ओर एक बंद पथ की कल्पना की है, तो इस बंद पथ को घेरने वाले जो के पथ के अनुदिश हम क्या निकालते हैं, एक रेखा समाकल जो करते हैं, तो वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल। और उसे हम लिखते कैसे हैं, बी डॉट डी एल से लिखते हैं। तो बी डॉट डी एल यानी बी एल डी एल कॉस थीटा जो है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। अब हम ये देखते हैं धारावाही चालक जब बंद पथ के अंदर है तो क्या होगा। अब धारावाही चालक बंद पथ के बाहर है तो इस इंटीग्रल का मान क्या होगा। हम धारावाही चालक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि धारावाही चालक के कारण ही किसकी उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर हमने मान लिया एक धारावाही चालक है और हम ये धारावाही चालक के कारण इसके चारों ओर ये हमने बंद पथ की कल्पना की है। तो मुझे अच्छे से मालूम है कि दाएं हाथ के नियम से मैं इस धारावाही चालक, ये हमने देखा है कि ये धारावाही चालक की दिशा है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसकी दिशा को बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो ये मुड़ी हुई उंगलियां मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाई हैं। तो यहाँ पर ये, अगर मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए एक सर्कल मान लूँ, तो यहाँ पर एक धारावाही चालक है, यानी इस तरह से धारावाही इस दिशा में बह रही है। तो अंगूठा, मुड़ी हुई उंगलियां, अंगूठा तो हो गई धारा की दिशा में और मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। इसलिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये किसको बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। और डी एल भी इसी के अलॉन्ग होगा। तो बी और डी एल के मध्य जो बनने वाला कोण होगा वो 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा 0 होने से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का थीटा 0 होने से कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो बी डॉट डी एल को सिर्फ मैं बी डी एल लिख सकती हूँ। अब बी कांस्टेंट है इसलिए बी को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी एल। और डी एल ये पूरा वृत्ताकार पथ है सिंप्लिसिटी के लिए, और ये परिधि हो गई वृत्त की। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। और बी का मान हम जानते हैं, सिंपल हमने पिछली बार निकाला है। तो आपके पास बायो सावर्ट के नियम से भी हम ये प्रूव करते हैं कि आपके पास क्या आ जाता है, बी का मान μ0I/2πr आता है। तो इसलिए बी का मान μ0I/2r मैं रखती हूँ, /2πr रखती हूँ। तो यहाँ पर 2πr से 2πr कट जाएगा। तो अब मान क्या बच जाता है, बी डॉट डी एल का, यानी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समाकल का मान मुझे क्या मिलता है, μ0I। और ये नियम एक्चुअली किसका है, एम्पियर का नियम है कि अगर धारावाही चालक बंद पथ के अंदर स्थित है तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उसमें प्रवाहित धाराओं, उस बंद पथ में प्रवाहित धाराओं और μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये किसका नियम है, एम्पियर का नियम है। तो अगर बंद पथ के अंदर चालकवाही चालक स्थित है, बंद पथ के अंदर अगर धारावाही चालक स्थित है तो मुझे क्या मिल जाता है, एम्पियर का नियम। अब हम देखते हैं कि जब धारावाही चालक बंद पथ के बाहर स्थित है, तो ये बंद पथ की मैंने पी क्यू आर एस की कल्पना की है, पी क्यू आर एस इसकी बंद पथ है, इसकी कल्पना की मैंने। और चालक कहाँ स्थित है, बिंदु ओ पर। और ये हमने इस तरह से मान लिया है कि मेरे को निकालने में ज्यामिति से आसानी रहे, तो मैंने ये मान लिया है कि अगर ये एक सर्किल पर स्थित है, ओ एक सेंटर है, और ये सेंटर से मैंने, अगर मैं बी त्रिज्या का एक सर्किल खींचती हूँ, तो उस सर्किल का जो चाप है वो पी एस है। और दूसरा जो सर्किल मैं खींचती हूँ वो ए त्रिज्या का अगर हो तो क्यू आर क्या है, उसका दूसरा चाप है। तो यानी कि एक तरह से त्रिज्यीय दूरी अगर मैं निकालूँ इस क्यू आर चाप की, वो कितनी है, ए है, और इस पी क्यू चाप की कितनी है, पी एस चाप, सॉरी ये पी एस पॉइंट है, तो पी एस चाप की त्रिज्यीय दूरी कितनी है, बी। तो इन दोनों चापों की जो त्रिज्यीय दूरी है वो मुझे पता है। ये वाला चाप यानी पी एस चाप है बी दूरी पर, और क्यू आर जो चाप है वो है ए दूरी पर। अब मेरा एम क्या है, लाइन इंटीग्रल निकालना। और चालक यहाँ स्थित है, तो वही दाएं हाथ के नियम से, तो चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो मेरे पास, अगर मैं ये बंद, चूँकि मेरे पास एक बंद लूप बन रहा है, तो इसलिए जो प्रवाहित धारा की दिशा होगी, क्योंकि मैंने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या बनाती हैं, बंद पथ बनाती हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं बी डॉट डी एल का मान अब निकालूँ इस बंद लूप के लिए, पी क्यू आर एस के लिए, तो क्या मिलेगा मुझे कि पी से क्यू की ओर जाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे सर्कुलेशन करना है उसका। तो पी से क्यू के जाऊँगी, क्यू से आर की ओर जाऊँगी, आर से एस पे देखूँगी, आर से और एस से पी पे मान किसका देखूँगी, बी डॉट डी एल का मान मैं निकालूँगी। तो यहाँ पर क्यू आर और एस पी लंबाई का जो चुंबकीय क्षेत्र से अल्पांश से कोण बनेगा वो 0 या पाई बनेगा, और पी क्यू और आर एस का जो चुंबकीय क्षेत्र से कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और कॉस 90 0 होता है, इसलिए पी क्यू और आर एस चाप के लिए, यानी ये दोनों चाप जो हमने दिखाए हैं,
यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस लेंथ के अनुदिश है, ये दोनों इसके लंबवत होते ही यहाँ पर ये मान क्या हो जाएगा 0। तो मान कहाँ आएगा, सिर्फ इन दिनों पर, और दोनों पर आएगा तो दोनों पर सर्कुलेशन की दिशा क्या है, इसके विपरीत हो रही है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा मान, एक का प्लस आएगा तो दूसरे का माइनस आएगा। तो यहाँ पर आपके पास बी डॉट डी एल का मान मैं दोनों परिपथ के लिए, दोनों पथों के लिए निकालूंगी, यानी क्यू आर पथ के लिए मेरे पास कितना आ जाएगा, μ0I/2πa इंटू, क्योंकि बी का मान तो हम दे चुके हैं, धारावाही जो सीधा चालक है उसके लिए कितना होता है, μ0/2πr होता है, और 2πr यहाँ की आर की बजाय ए है इसलिए वो लिख दिया है। अब मुझे चाहिए इंटीग्रेशन डी एल का मान, यानी चाप का मान, और चाप होता है कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण कितना बना रहा है, ये हमने मान लिया, ये जो कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है यहाँ पे। तो ये जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चाप इंटू त्रिज्या, चाप ये और त्रिज्या ये, चाप कितना है, ये पी एस है, त्रिज्या कितनी है, ए है। इसी तरह इसके लिए देखूँ तो चाप कितना है, क्यू आर है, त्रिज्या कितनी है, यहाँ बी है और यहाँ ए है, तो दोनों के लिए मान मैं निकाल सकती हूँ। तो क्यू आर के लिए त्रिज्या ए है तो थीटा ए हो गया, और एस पी के लिए त्रिज्या कितनी है आपके पास, ये है बी, तो इसलिए बी हो गया है। तो यहाँ पे अंतर क्या आया, सिर्फ यहाँ पे आया μ0/2π इंटू थीटा, और यहाँ पे भी ए से ए कट गया, यहाँ ए से ए कटा, यहाँ बी से बी कटा, इसलिए दोनों पर मान क्या आ गया, समान, लेकिन एक प्लस का आया और एक माइनस का आया, इसलिए मान टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो धारावाही चालक जब बंद पथ के बाहर स्थित है तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल चाहिए तो जो धारावाही चालक है वो कहाँ होना चाहिए, बंद पथ के अंदर स्थित होना चाहिए, और अगर वो अंदर स्थित होता है तो मुझे क्या देता है, वो एम्पियर का नियम देता है, ये हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं, एम्पियर का नियम चूँकि मुझे मिल चुका है तो अब हम देख रहे हैं एम्पियर का नियम और उसका अवकलन रूप। तो हमने क्या कहा कि जो बंद लूप है और इस बंद चुंबकीय क्षेत्र, इसके अगर इसके अनुदिश हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, या फिर हम ये कहें कि चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बंद पथ के तहत हम क्या निकालें, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल निकालें, तो उस बंद पथ को घेरने वाले जो भी एरिया है उस एरिया में जितनी भी रेखाएं धाराएं बह रही हैं उन धाराओं का बीजगणितीय योग और μ0 का जो गुणनफल है वो मुझे क्या देगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल देगा। तो ये किसका नियम है, एम्पियर का नियम है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र को घेरे हुए जो बंद परिपथ है उसके अंदर जो एरिया स्थित है उस एरिया में कितनी धाराएं बह रही हैं, I1, I2, I3, I4। तो इन सबको मैंने क्या किया, इनको योग कर दिया, समेशन आई कर दिया, और इसको मैं किससे लिख रही हूँ, कुल धारा मुझे कितनी हो गई, इन सबको जोड़ने से कैपिटल आई हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि धाराओं की दिशा परस्पर विपरीत होने से वो कैंसिल भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपके पास तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, आपके पास आई हो गई। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल है वो μ0 और बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, और बंद पथ में अगर कोई धारा नहीं बह रही हो तो समीशन I0 हो जाएगा, यानी बी डॉट डी एल का मान क्या हो जाएगा, उस स्थिति में 0 हो जाएगा, यानी ये तो एक विशेष परिस्थिति होगी। अब हम निकालने चाहते हैं इसका अवकलन रूप। तो एम्पियर के नियम का अवकलन रूप निकालने के लिए हम धारा को क्या करते हैं, किससे प्रतिस्थापित कर देते हैं, जे डॉट डी ए से, जहाँ जे क्या है, कुल पृष्ठीय धारा घनत्व। पृष्ठीय धारा घनत्व के क्या होता है, धारा अपॉन क्षेत्रफल, तो इसलिए धारा क्या हो जाएगी, धारा घनत्व इंटू क्षेत्रफल। और स्टोक की कल्पना में क्या कहती है कि जो रेखा समाकल है किसी भी सदिश का वो उसके कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। तो स्टोक की कर्ल प्रमेय से मैं इस बी डॉट डी एल को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, कर्ल बी डॉट डी ए से, और आई को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, जे डॉट डी ए से। तो समीकरण मेरे पास क्या आ गया कि कर्ल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू μ0 जे डॉट डी ए, यानी ये दोनों ही किस में बदल गए, पृष्ठ समाकल में बदल गए। ये दोनों चूंकि पृष्ठ समाकल ही, इसलिए इसको मैं यहाँ ले आती हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। अब चूंकि डी ए तो 0 हो नहीं सकता तो ये 0 होगा, कर्ल बी माइनस μ0 0 हो जाएगा, और इसके 0 होने से मुझे क्या मिल जाएगा कि कर्ल बी इज इक्वल टू μ0 जे। तो ये रूप कहलाता है एम्पियर के नियम का अवकलन रूप। क्या कहता है कि कर्ल बी इज इक्वल टू μ0 जे। अब μ0 को मैं नीचे ले आऊँ तो बी अपॉन μ0 क्या हो जाता है, चुंबकन क्षेत्र हो जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र जो है वो H हो गया बी अपॉन μ0, तो इसलिए कर्ल H इज इक्वल टू जे हो जाएगा। तो ये एक दूसरा रूप है एम्पियर के नियम का। तो एम्पियर के नियम के अवकलन रूप का क्या नियम हो गया कि कर्ल बी इज इक्वल टू या तो μ0 जे लिखेंगे आप, या कर्ल H इज इक्वल टू जे, क्योंकि जहाँ H क्या है, बी अपॉन μ0 के बराबर है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस की ओर मैं निगाह डालती हूँ। तो
तो सबसे पहले आपका बहुत कॉमन है, जो आपका पढ़ा भी हुआ होगा, वो है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो एक परिनालिका क्या होती है? एक लंबी नली है जिसपे हम तांबे के तार लपेटते हैं। तो यहाँ पर एक लंबी नली दिखाई गई है जिसपे हमने तांबे के तार विद्युत, और ये दूसरे एक दूसरे से क्या होते हैं? विद्युत रुद्ध होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, और इसकी जो त्रिज्या है वो लंबाई की, ये लंबाई आप दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, और त्रिज्या क्या है? बहुत कम है। अब हम इसमें क्या करते हैं? परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं। तो प्रत्येक तार का जो है, प्रत्येक में जो घेरे यहाँ पे जो बन रहा है, प्रत्येक घेरे के निकट जो बिंदुओं पर जो होगा धारावाही तार के समान होगा व्यवहार। इसलिए यहाँ पर जो आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बनेगा। जबकि परिनालिका के जो अंदर है वो अगर हम देखें तो ये जो धारा बह रही है उसके लिए चुंबकीय बल रेखाएं, जो कि आपके पास यहाँ धारा बह रही है, तो बिल्कुल उसी नियम से हम निकालेंगे। तो धारा बह रही है तो ये किसकी दिशा हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, अक्ष की ओर। तो अक्ष की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बस कहाँ बदलेगी? जहाँ पर ये प्रत्येक घेरे के निकट जो आपके पास व्यवहार है, यहाँ पर निकट बिंदु पर तार के प्रत्येक घेरे के निकट जो व्यवहार होगा बिंदु पर, वो क्या हो जाएगा? वो एक वृत्तीय धारा के, वो एक वृत्तीय उस रूप में हमें दिखेगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर किस रूप में होंगी? संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में हो जाएंगी। अन्यथा यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? अक्ष के अनुदिश होंगी। तो हम बेसिकली जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो कैसा है? समरूप होगा, और उसी को हम निकालना चाह रहे हैं। इसकी ओर हमारे अभी हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम परिनालिका के अंदर जो है सममित धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I प्रवाहित हो रही है परिनालिका में धारा। और परिनालिका की लंबाई कितनी मानी है? एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो कितनी मान ली हमने? स्मॉल n मान ली है। तो हम क्या करते हैं? इस परिनालिका के अंदर एक बंद पथ की कल्पना, PQRS, इस बंद पथ की परिकल्पना करते हैं। तो PQRS और बंद पथ है इसलिए वापस P तक आते हैं। तो इसके अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल होगा वो क्या होगा कि परिनालिका जो है इसका जो PQ और ये PQ और SR जो भाग है वो परिनालिका के लंबवत है, इसलिए थीटा आपके पास 90 होने से B डॉट DL 0 हो जाएगा। अब हम लेते हैं परिनालिका के अनुदिश, ये तो परिनालिका से बाहर है SP, तो इस पर भी B 0 हो गया। B 0 होने से मान BT DL का 0 हो गया। अब हमें मान चाहिए किसका? केवल जो मान मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? QR पथ के लिए मिलेगा। तो QR पथ के लिए जो मेरे पास मान आएगा वो कितना हो जाएगा? आपके पास B डॉट DL से BL हो जाएगा सीधे सीधे, और BL का मान एम्पेयर के नियम से क्या होता है? μ0I। और हम ये देख चुके हैं कि प्रत्येक जो फेरों की संख्या है वो कितनी है? उसके पास एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? n इंटू L। और प्रत्येक धारा फेरे में धारा कितनी बह रही है? I बह रही है, इसलिए कुल परिनालिका में धारा कितनी हो जाएगी? NL इंटू I के बराबर हो जाएगी। इसलिए BL का मान μ0 NL इंटू I, L से L कट गया तो B का मान क्या आ जाता है? μ0 NI। जहाँ स्मॉल n को क्या मैं लिख सकती हूँ? परिनालिका की कुल लंबाई डिवाइडेड बाय परिनालिका में कुल फेरों की संख्या। तो इस प्रकार से हम परिनालिका के अक्ष पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात कर सकती हूँ। अब हम क्या करते हैं कि जो परिनालिका है, परिनालिका हमने देखा था कि एक खोखली बेलाकार लंबी नली है जिस पर हमने एक विद्युत रुद्ध तार के लपेटे दिए हुए हैं। तो अब हमने क्या किया? उसके दोनों सिरों को मिला दिया। पहले लंबाई तो सीधी थी परिनालिका की, और परिनालिका की जब हमने दोनों सिरों को मिला दिया तो वो क्या बन जाता है? टोराइड बन जाता है। तो टोराइड के कारण अगर हम देखें तो कितना होगा? तो यहाँ पर इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास 3 पथ की मैं कल्पना कर सकती हूँ। एक पथ है आपका बाहर, एक पथ है अंदर, और दूसरा पथ है परिनालिका के एक तरह से इस टोराइड के अक्ष पर, जहाँ पे हमने विद्युत रुद्ध तार के लपेटे दिए हुए हैं। तो बाहर तो आपके पास चूँकि परिनालिका के इन तारों में धारा बह रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कहाँ उत्पन्न होगा? इसके अक्ष पर उत्पन्न होगा। और इसके अक्ष पर उत्पन्न हो, बाहर क्या होगा? चूँकि चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है तो धारा ही नहीं है, तो 0 होगा। तो यहाँ पर परिनालिका के अक्ष पर अब हम देखते हैं क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान आपके पास क्या दिया जाएगा? BDL cos थीटा से अगर लाइन इंटीग्रल का मान निकालूँ तो BDL का मान निकालूंगी तो BDL cos थीटा हो जाएगा। और cos थीटा आपके पास आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि आपके पास यहाँ जो टोराइड के कारण जो चुंबकीय धारा जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो भी इसके अक्ष के अनुदिश है, और डॉट DL भी इसी के अनुदिश है, तो इसलिए 0 हो जाएगा। थीटा 0 cos 0 इज 1 होता है, तो BDL बचा। तो इंटीग्रेशन DL करेंगे तो इसकी पूरी टोराइड की परिधि आ जाएगी। तो एक वृत्ताकार रूप में ही है, इसलिए परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। अब एम्पियर के नियम से मैं जानती हूँ कि B डॉट DL क्या होगा? μ0I होगा।
और टोरॉइड में फेरों की संख्या हमने मान ली n है, प्रत्येक फेरा में बहने वाली धारा I है, तो टोरॉइड में कुल धारा कितनी हो गई Ni। तो इस समेशन I को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, Ni से। BDL का मान मैं देख ही चुकी हूँ, B इंटू 2πr है, इसलिए B का मान क्या हो जाएगा, म्यू 0 n/2πr इंटू I। अब n/2πr वापस मैं देखती हूँ कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ही देगा ये, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को मैं किससे दिखाती हूँ, स्मॉल n से। तो एक तरह से B = म्यू 0 ni। तो फ़र्क कितना सा है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, परिनालिका और इसको, तो मान तो वही है B = म्यू 0 ni। तो यहाँ पर है स्मॉल n का मान n/l, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये सीधी रेखा के रूप में, लंबाई किस में थी, सीधी रेखा के रूप में थी। अब ये चूंकि वृत्तीय रूप में हो जाती है टोरॉइड, इसलिए n/l को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, n/2πr से। तो फ़र्क किसका है, सिर्फ शेप का है कि ये सीधी रेखा के रूप में है और ये एक गोलाकार रूप में है। तो अब यहाँ पर एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि परिनालिका की लंबाई L की बजाय बहुत लंबी, परिनालिका अनंत लंबाई की भी हो सकती है, लेकिन टोरॉइड एक सीमित होगा, क्योंकि आपके पास वृत्त बनेगा तो आपको उसकी जो परिधि है वो आपको पता होगी, इसलिए आपके पास वैसे तो सिमिलर हो गया। तो मान क्या आया, म्यू 0 ni। अंतर क्या है, n है परिनालिका के लिए n/l और टोरॉइड के लिए है n/2πr। तो ये था किस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल डिफाइन करते हैं। वो कब डिफाइन होता है ये हमने देख लिया कि जब चालक जो है वो बंद पथ के अंदर हो तो BDL डिफाइन होता है, और तभी हमारे पास क्या नियम मिलता है, एम्पियर का नियम आता है। और अगर चालक उस पथ के बाहर हो जाए तो मुझे एम्पियर का नियम नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं एम्पियर के नियम को यूज़ करते हुए। इसकी एप्लीकेशंस भी हम देख सकते हैं। धन्यवाद।